दोस्तों क्या होगा जब आपकी जमीन, जब आप जमीन खरीदने गए हैं, उस जमीन की जब आप रजिस्ट्री करवाने पहुंचते हैं और जब दाखिल खारिज करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि उसी जमीन की दो दो रजिस्ट्री हो चुकी है। यानी मालिक कोई एक ही था बेचने वाला, लेकिन उसने दो अलग अलग व्यक्ति को बेची, जैसे एक आपको बेची और एक दूसरे को बेची। ऐसा मामला बहुत आ रहा है। ऐसे फ्रॉड केसेस को लेकर कि मैंने एक आज वीडियो तैयार करने के लिए सोचा। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री, कौन सी असली है? लाखों डूब जाएंगे अगर यह नहीं जाना। आपके लाखों रुपए डूब जाएंगे, जाहिर सी बात है। जमीन फ्री में तो मिलेगी नहीं, ना 1500 2000 में मिलेगी, जमीन तो लाखों रुपए में मिलेगी। लेकिन एक ही रजिस्ट्री दो, एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? कौन सी असली है, कौन सी नकली है, ये कैसे आप जानेंगे? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। आधे टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है, एक जमीन की दो रजिस्ट्री या कैसे होता है? यानी एक ही जमीन की दो रजिस्ट्री हो कैसे जाती है? बहुत ही मतलब सोचने में थोड़ा सा अलग ही लगता है, ये हो कैसे जाता है, लेकिन ये होता है। ये सिस्टम को एक्सेप्ट करना होगा, ये होता है। कैसे होता है बताते हैं आपको हम, ध्यान दीजिएगा। पहले भाइयों समझो यह फ्रॉड कैसे होता है। पहला तरीका है, बेचने वाला पहले आपको जमीन बेचता है, आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं होता, खतौनी में नाम नहीं चढ़ता, इसलिए खतौनी का फायदा उठाकर वो किसी और को भी वही जमीन बेच देता है। दूसरा तरीका, रजिस्ट्री ऑफिस में मिली भगत से पुराना रिकॉर्ड हाइड करके नई रजिस्ट्री करवा ली जाती है। तीसरा तरीका, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर दूसरे जिले की रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवा ली जाती है। देखिए दोस्तों, ये एक जमीन की दो रजिस्ट्री करवाने कई तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी बेचने वाला आपको जमीन बेच देता है, जमीन उसने बेच दिया और बेचने के बाद वो चेक करता रहता है कि जब रजिस्ट्री तो आपने करा लिया, अब वो ये चेक करता है कि आपने जमीन की खतौनी में नाम चढ़वाया कि नहीं चढ़वाया। वो कैसे होगा? दाखिल खारिज से। दाखिल खारिज में अगर जरा भी लेट है, फिर जरा वक्त लग रहा है और देखता है खतौनी में अभी भी उसी का नाम चल रहा है, इसी लूप होल का फायदा वो उठा लेता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है थोड़ा सा मिली भगत, जाहिर सी बात है, गांधी जी की पावर अभी भी चलती है बहुत ज्यादा अपने हिंदुस्तान में। इन सिस्टम ही पूरा करप्ट है, राजस्व विभाग का सिस्टम ही करप्ट है। तो सिस्टम में थोड़ा सा मिली भगत करके वो दोबारा रजिस्ट्री करवा देता है। थोड़ा पैसा उधर फेंका, थोड़ा उधर फेंका, काम हो गया, रजिस्ट्री करवा लेता और वो हो जाता है रफू चक्कर। और तीसरी बात यह है कि नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा करके किसी और जिले की कॉपी वगैरह बनवा करके जमीन के और वो बेच देता है किसी और जिले में। ये मामला सामने आता है। यानी कि सारा कारण उस खतौनी का है। यानी अगर आप दाखिल खारिज में जरा भी लेट करेंगे, जरा भी वक्त लगाएंगे या जरा भी वक्त लग गया तो उसी का फायदा वो उठा लेता है, क्योंकि खतौनी में उसी का नाम चलता रहता है। तो रजिस्ट्री करवाने के बाद खतौनी में नाम होना भी जरूरी है। वो कैसे होगा? दाखिल खारिज से। ये चीज़ों को आप सुधारिए। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आगे चल के आपको भी दिक्कत ऐसे ही होती रहेगी, जाहिर सी बात है। यानी कि अगर खतौनी में नाम नहीं है तो सिर्फ आपका कब्जा माना जाएगा। अगर आप उस जमीन पर रह रहे हैं तो जमीन पर सिर्फ आपका कब्जा माना जाएगा, ना कि मालिकाना हक आपको देगा। मालिकाना हक कैसे मिलेगा आपको? वो खतौनी में नाम देकर मिलेगा। खतौनी में नाम कैसे छोड़ेगा? नामांतरण से, म्यूटेशन से, दाखिल खारिज से। तीनों एक ही चीज़ है, बस कहने के तरीके अलग हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी रजिस्ट्री असली मानी जाएगी? अब समझिएगा दोस्तों, कौन सी ऐसी रजिस्ट्री है जो असली मानी जाएगी? असली कौन सी रजिस्ट्री मानी जाएगी? पहली वाली कि दूसरी वाली, या फिर दोनों को? क्या सच है क्या नहीं है समझते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। यह सबसे जरूरी सवाल है, कौन सी रजिस्ट्री असली मानी जाएगी? कानून कहता है पहले आओ पहले पाओ, यानी जिसकी रजिस्ट्री पहले हुई वही असली मालिक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पहली रजिस्टर्ड डीड को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर पहले वाले खरीदार ने दाखिल खारिज नहीं कराया और दूसरे खरीदार ने पहले रजिस्ट्री को पता नहीं था, दूसरी रजिस्ट्री का पता नहीं था, तो मामला कोर्ट में जाएगा और सारा चीज कोर्ट पे निर्भर करेगा। देखिए दोस्तों, ये भी होता है कि मान लीजिए कि कहाँ गया, हाँ,
अब ये सवाल आता है कि रजिस्ट्री जो आपने करवाई है तो उसका मालिकाना हक किसे मिलेगा, कौन सी रजिस्ट्री को असली माना जाएगा। देखिए दोस्तों, कानून ये कहता है कि पहले आओ और पहले पाओ, यानी जो पहले आएगा उसी का होगा, जो बाद में आएगा उसका नहीं होगा। सेम वही मुहावरा यहाँ बैठता है। तो जिसने पहली रजिस्ट्री कराई है वही मालिक कहलाएगा, वही की रजिस्ट्री असली कहलाएगी। दूसरे वाले को झेलना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर पहले वाले मालिक ने, जिसने जमीन की रजिस्ट्री करवाई पहले, उसने अगर खतौनी में नाम पहले चढ़वा लिया, यानी कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन या फिर नामांतरण, कोई भी चीज़ वो करा लिया, क्योंकि ये तीनों चीज़ एक ही है, दाखिल खारिज, नामांतरण और आपका म्यूटेशन, बस कहने के तरीके अलग है। अगर उसने दाखिल खारिज करा लिया पहले, उसका नाम चढ़ गया तो वो मालिक हो गया। यानी कि रजिस्ट्री कराने के बाद जिसने भी दाखिल खारिज पहले कराया और दाखिल खारिज में जिसका भी नाम चढ़ा पहले, वो हो गया मालिक। अब देखिए क्या है ये, हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत ये है कि जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट पहले हुई है उसे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो उसकी दाखिल खारिज प्रक्रिया पहले हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि जो बेचने जो दूसरा रजिस्ट्री वाला है, जिसने दूसरी बार रजिस्ट्री करवा ली धोखेधड़ी से या कैसे भी करके, उसे ये बात पता नहीं थी कि पहले भी इसकी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, तो फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट जो है उसके हिसाब से, उसके दलीलों के हिसाब से वो फैसला करेगा कि ज़मीन किसको जाएगी। लेकिन वहाँ भी प्रायोरिटी सिर्फ पहले वाली रजिस्ट्री और खतौनी को दी जाएगी। जिसका खतौनी में नाम चढ़ेगा पहले, उसी की ज़मीन पहले हो जाएगी। ये नियम कहता है। यानी 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो पहली प्रायोरिटी है, ये समझना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ज़मीन जब भी आप लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ज़मीन लीजिए और ज़मीन की रजिस्ट्री करवाइए, तभी आप कुछ काम आगे बढ़ाइए। आप आगे बढ़ते हैं। इस फ्रॉड में आपको क्या नुकसान होता है, आप समझिएगा। इस फ्रॉड से आपको नुकसान क्या होता है। नुकसान तो जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन क्या क्या होता है ये समझिएगा जरा भाइयों। इस फ्रॉड के में नुकसान बहुत बड़ा होता है। पहला नुकसान, लाखों रुपए डूब जाते हैं। दूसरा नुकसान, सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तीसरा नुकसान, जमीन पर घर नहीं बना सकते क्योंकि विवाद चल रहा है। चौथा नुकसान, मानसिक तनाव, परिवार में चैन सुख छिन जाता है। पांचवा नुकसान, लोन नहीं मिलता, विवाद जमीन पर है। इसलिए भाइयों, जमीन खरीदने से पहले चेक करना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, इससे नुकसान सबसे बड़ा ज्यादा क्या होता है। पहले तो आपके सबसे पहले पैसे डूब जाएंगे। अगर आप कुछ केसेस वगैरह करेंगे तो सालों साल लग जाएंगे, कुछ फाइन लगेंगे, लेकिन तकलीफ बढ़ जाएगा, आपको तकलीफ काफ़ी बढ़ जाएगा। उसके बाद फैमिली में तनाव, सोचेंगे, ज़्यादा सोचने मजबूर, आपको मानसिक हालत अभी खराब होगी, ये भी तो होता है। और अगर आप ज़मीन उसे मिल गई आपको कैसे भी करके, तो उसमें बैंक लोन नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा बेड़ा गर्क है उस वैसी ज़मीन पर। तो ऐसे ज़मीनों को लेने के लिए बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। आप हमें अगर पहले से फॉलो कर रहे होते, अगर आप हमें पहले से देखते आ रहे होते, क्योंकि आपने अभी तक तो हमें फॉलो किया नहीं है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आपको ये बातें कैसे पता होगी। क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 महीने से हम यही बात कहते आ रहे हैं कि ज़मीन की पूरी जन्म कुंडली निकलवाइए, पूरी जन्म कुंडली निकलवाइए। क्योंकि आपका ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा इन्वेस्ट होता है, वो सपनों का आशियाना बनाने के लिए वो प्रॉपर्टी होती है। इसलिए आप जब भी ज़मीन ले रहे हैं, तो जैसे आप अपने बच्चों की शादी करने से पहले जन्म कुंडली निकलवाते हैं, तो वैसे ही जमीन की जन्म कुंडली निकलवाइए। और यहाँ पे ज्योतिषी का काम करता है, यानी कि पंडित का काम करता है वकील। यानी आप दोनों के बीच में जो अगुआ हो, पंडित हो, जो भी हो, वो है वकील। वकील के जरिए सारी चीज़ें मिलकर तब आगे काम कीजिए, जमीन की पूरी जन्म कुंडली निकलवाइए। आगे जानते हैं, हम सारी चीज़ें बताएंगे विस्तार से, बने रहेगा वीडियो के एंड तक, ध्यान दीजिएगा। जमीन खरीदने से पहले कैसे चेक करें। अब समझिएगा, जमीन खरीदने से पहले चेक कैसे कर सकते हैं कि वो जमीन कैसी है। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल है खतौनी। जो जमीन की खतौनी उस नंबर से आप जो जमीन का नंबर है, जो काटा संख्या है, उससे आप एक खतौनी निकलवाइए। खतौनी निकलवा करके मान लीजिए कि वो मालिक भी दे सकता है, लेकिन वो मालिक ज़्यादातर क्या पता पुराना वाला दे रहा हो, इसलिए आप CSC सेंटर से या फिर आप खुद से एक खतौनी निकालिए उस जमीन के नंबर का। वर्दित वगैरह तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मालिक तो बता ही रहेगा। खतौनी निकलवाइए, और वो खतौनी लेकर सिर्फ
सीधा एक वकील के पास जाइए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, किसी भी ऐरू गैरू वकील को नहीं पकड़ना है। आपके अगल बगल जो पड़ोस में वकील होते हैं उनसे नहीं, आप तहसील जाइए, कचहरी जाइए, वहाँ पे एक वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो उसी से मिलिए। मिल करके उसको सीधा 1000 से लेके 500 रुपये उसको आप दे दीजिए। ये उसका मेहनत रहेगा। और मेहनत क्या चीज़ का लेगा वो समझिएगा। उस खतौनी में वो चेक करके बताएगा, उस ज़मीन की पूरी हिस्ट्री चेक करेगा। तकरीबन 20 से 25-30 साल तक का वो बैक में पूरा हिस्ट्री उसका चेक करेगा कि ज़मीन कैसी है। क्या वो ज़मीन किसी की गैर मजरूआ ज़मीन तो नहीं है, क्या वो खास ज़मीन है, क्या कोई आबादी की ज़मीन तो नहीं है, क्या वो कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं है, क्या वो ज़मीन पर कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। मतलब सारी वो चीज़ें वो चेक कर लेगा जिससे आपको होने वाली परेशानी होगी। अगर वो सारी चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ का अगर सामने फैसला आएगा आपको बता देगा। अगर ऐसा कुछ कहता है कि ज़मीन लेने लायक नहीं है तो आप सीधा अपने कदम पीछे ले लीजिएगा। आपको उस बारे में फिर बातें नहीं करनी, उस ज़मीन के बारे में आपको भूल जाना है। और अगर वकील ये बोलता है कि भाई साहब ज़मीन बहुत बेहतर है, आप ज़मीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप आराम से बेफिक्र होकर ज़मीन पर लीजिए। लेकिन कैसे लेंगे? आप सीधा उस मालिक को बुलाइए उस प्रॉपर्टी पर, जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं, यानी कि जो ज़मीन आप लेने वाले, उसे बोलिए कि भाई मुझे यहाँ पे लेना है कब्जा। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि हम सामने खड़े होकर बोल दिए भाई ज़मीन कब्जा हो गया, नहीं। आप एक ज़मीन की बाउंड्री करवाइए, 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट जैसे भी कहे वो, उसकी एक पक्की बाउंड्री कराइए। क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि जो चीज़ें पेपर्स में नहीं होती है वो ज़मीनी तौर पे सामने आ जाती है। यानी कि अगर कोई केस वगैरह चलता रहता है, कोई विवाद चलता रहता है तो पेपर में लिखा होता है, और अगर पेपर में नहीं होता, अगर वो ज़मीनी तौर पर विवाद होता है तो उस वक्त वो सामने आ जाएगा, आपको कब्जा लेने नहीं देगा। तो आप सीधा अपने कदम पीछे ले लीजिएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती तो मुबारक हो, आपको ज़मीन खरीदने से पहले कब्जा मिल गया। उसके बाद आप उसको ज़मीन की रजिस्ट्री करवाइए। रजिस्ट्री करवाने से पहले आप उसे जब भी पेमेंट देंगे तो आप कभी भी कैश मत दीजिएगा। कभी भी नोटों को गिन करके कैश में नहीं देना है, आपको बैंक के थ्रू ही ट्रांसफ़र करने हैं, वो हमसे सबूत के तौर पे काम आएंगे। और रजिस्ट्री कराने के दौरान ये याद रखेगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़मीन आप महंगे में खरीदते हैं, लेकिन जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें वो रकम लिखवाते हैं जो सरकार तय करती है। जो सरकार की जो मालियत होती है उसके हिसाब से वो लिखवाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर ज़मीन की वैल्यू बढ़ानी है, ज़मीन की कीमत रखनी है, तो आप वही रकम लिखवाइए जो रकम आपने पे किया है। उससे क्या होगा, बस आपको थोड़े से रकम ज़्यादा लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा लगेगी। लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी दिया है वो लिया है, उसकी पूरी रकम अदाई उस पर लिखी रहेगी। कल कोई भी दिक्कत होता है तो वो रकम आपको मिल जाएगी और लेने में अच्छा रहेगा आपको। ये होता है। उसके रजिस्ट्री होने के तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही आप, 1 हफ्ते क्या 4-5 दिन के बाद ही, यानी 1 हफ्ता मान लीजिए, उसके बाद आप तुरंत रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अप्लाई कर दीजिए। नामांतरण के लिए अप्लाई करने के 10 दिन बाद जो है आप ऑनलाइन अपनी खतौनी चेक करते रहिए। खतौनी में जहां पुराने वाले मालिक का नाम काट करके आपका नाम दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि अब ज़मीन आपकी हो गई है, तो आप जो है बेफिक्र हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा दोस्तों। ये सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली सभी लोगों को। अक्सर लोगों को ये बातें नहीं पता होती है, यानी कि जन्म कुंडली निकलवाना बहुत ज़रूरी है वो ज़मीन का आपके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ यह फ्रॉड हो गया तो क्या करें? अब समझिएगा दोस्तों, अगर आपके भी साथ ऐसा फ्रॉड हो गया तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप? ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर आपके साथ भी फ्रॉड हो चुका है, ऐसा ही फ्रॉड हो चुका है, तो घबराओ मत। यह करो, पहला तुरंत FIR दर्ज कराओ। IPC सेक्शन 420, 467 और 468 के तहत। दूसरा, IGRS UP कंप्लेंट करो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक्शन लेना जरूरी है आपको। आप सदमा लेकर कहीं कोने में घर में पड़े मत रहिए, हार्ट अटैक लेकर मर मत जाइए। आप तुरंत सही समय पर सही एक्शन लीजिए। क्या है, तुरंत एक FIR लॉन्च करवाना है। तुरंत एक FIR दर्ज करवाइए नज़दीकी थाने में जा करके, और उसका नाम दे करके उस पर लिखवाइए IPC सेक्शन 420, 467 यानी 467 और एक 468 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए, FIR दर्ज करवाइए। उसके बाद क्या करना है आपको, IGRS से अपने कंप्लेंट दर्ज कीजिए। उसके बाद IGRS यानी कि आपका जो जन सुनवाई एप्लीकेशन है उस पर भी आप दर्ज कीजिए। आपके अपने स्टेट का अलग अलग होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। IGRS यानी सेम का हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉल कीजिए या फिर आप सीधा कंप्लेंट कीजिए, लिखित में कंप्लेंट कीजिए उस पर।
पोर्टल पर जाकर के। उसके बाद तीसरा है सिविल कोर्ट में केस करो। चौथा है कोर्ट में जमीन पर स्टे ऑर्डर मांगो। उसके बाद आप सीधे वकील के जरिए मिलिए और सिविल कोर्ट में केस दर्ज करवाइए और कोर्ट में जाकर के ये डिमांड कर कीजिए वकील के जरिए कि मुझे स्टे ऑर्डर चाहिए, ताकि वो ज़मीन कहीं बिक ना पाए, कोई खरीद ना पाए, यानी सारे तरह से मामला ठप हो जाए। उसके बाद आपको यह काम आया करना है। फिर क्या करना है आपको? पांचवा क्या करना है आपको? अपनी ज़मीन रजिस्ट्री के सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखो, यही आपको सबसे बड़ा सबूत है, आपका सबसे बड़ा सबूत है। छठा, जल्दी करो, जितनी देर करोगे उतना ही मामला मुश्किल बढ़ता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपने ज़मीन लेने के लिए पे किया है उसकी रजिस्ट्री कॉपी, रसीद और उस खतौनी वगैरह को, सारी चीज़ों को लेकर के आप रखे रहिए। जब भी कोर्ट मांगेगा आपको देना होगा और कोर्ट में चीज़ साबित हो जाएगी तो ज़मीन आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं कि मुझे पैसे वापस चाहिए तो आपको पैसे भी कोर्ट दिलाएगा। और हाँ, जितनी ज़्यादा आप देरी करेंगे उतनी ज़्यादा मुश्किल में आप पड़ते चल जाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपका केस जो है कमज़ोर होता चला जाएगा। इसलिए सही वक्त पर तुरंत एक्शन लीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। आप आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेचने वाले पर क्या कार्रवाई होगी? अब समझिएगा, जो बेच रहा, जो फ्रॉडिया है, क्योंकि उसने तो फ्रॉड ही किया आपके साथ, तो जाहिर सी बात है वो फ्रॉड होगा, क्या पता खानदानी फ्रॉड हो। तो जो भी है, जो बेचने वाला है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी समझिएगा जरा सा। भाइयों, जिसने एक जमीन दो को बेची उस पर क्या होगा? बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। आईपीसी सेक्शन 420 धोखाधड़ी, आईपीसी सेक्शन 467 डॉक्यूमेंट फ्रॉड, आईपीसी सेक्शन 468 फ्रॉड के लिए तुरंत उसको घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है? उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, यानी क्रिमिनल ऑफेंसेस इसे माने जाएगा, यानी क्रिमिनल ही माना जाएगा। जो मैंने आईपीसी बताई, जैसे कि आईपीसी 420, आईपीसी 467 और 468, इसके तहत उसके साथ बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी जो कोर्ट करेगा और पुलिस भी करेगी जो आपने पहले से एफआईआर लिखवाया है। उसके बाद इन सब में जेल हो सकती है और जुर्माना भी कोर्ट बेचने वाले को दोनों खरीदारों को पैसे वापस देने का आदेश दे सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचो, शिकायत जरूर करो। और कोर्ट जो है ऐसे लोग, क्योंकि इन मामलों में तो उन्हें जेल तो होना कन्फर्म है, जिसने ज़मीन बेची है उसे जेल तो होना कन्फर्म है और जुर्माना भी लगना कन्फर्म है उस पर। तो कोर्ट ये आदेश देगा, जो दोनों लोगों को तुमने ज़मीन बेची है, जिन दोनों लोगों पे तुमने रजिस्ट्री की है, उनके पैसे वापस करो। सूद समेत भी कह सकती है, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि भाई कोर्ट का कब मामला दिमाग घूम जाए कोई नहीं जानता जज का। तो वो आप पहले तो समझिए कि आपको पैसे वापस दिला देगा, लेकिन ऐसे मामले में शिकायत करना जरूरी होता है दोस्तों। जितना एकदम चुप रहेंगे उतना ही आप खुद को कमज़ोर करते चले जाएंगे। इसलिए चुप मत रहिए, शर्माइए मत, आगे बढ़िए और शिकायत दर्ज कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपके भी साथ ऐसा हो रहा है या फिर हो चुका है, तो आप तुरंत एक वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उसे सारी चीज़ें बताइए, सारी परेशानियां बताइए और वकील जिस हिसाब से कहता है उसके हिसाब से आप कोर्ट में केस दर्ज कीजिए और आगे लड़ने के तैयार रहिए। आप थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि आजकल कैसे कैसे क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं। यानी एक ही ज़मीन दो लोगों को कैसे बेची जा रही है और रजिस्ट्री की जा रही है, ये बातें सभी को पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।